Hello everyone, good evening. How are you? I hope you are all well. In today's video, you are going to be discuss about CPU organization यानी CHM की क्लास आज हम लोग लेने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। तो पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग लाइव आ जाएंगे। इस क्लास में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको वो सारे आपके एग्जाम के अंदर आने वाले बताएंगे, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। फर्स्ट लेसन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन हमारा है हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर पार्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में और जो सॉफ्टवेयर पार्ट हैं उनके बारे में भी कुछ हम समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सीपीयू की बात करते हैं। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा क्या है? इस यूनिट का मुख्य जो वर्क होते हैं वो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, यानी जो इसके मेन मेन वर्क होते हैं उन मेन वर्क को सीपीयू करता है। सीपीयू एक ऐसा भाग होता है जो कंप्यूटर की जो इंटरनली प्रक्रिया होती है, यानी जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसको संचालन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हम जब भी अपने सिस्टम पे कोई इनपुट देते हैं और उससे हमें कोई आउटपुट मिलता है, उस क्रियाओं को भी कंट्रोल करने में सीपीयू का हाथ होता है। साथ ही साथ हमारे पास जो एएलयू होता है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो वर्क होते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी तरह का कोई सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या फिर हमें डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्शन कुछ भी इस तरह का हमें परफॉर्मेंस करने होते हैं, तो वो भी हमारा सीपीयू देखता है। ठीक है, वो मेमोरी के बीच अगर डेटा का आदान प्रदान करना है तो हमारा सीपीयू निर्देशित करता है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, कि हम अपना सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर सबसे पहले हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर सीपीयू के अंदर आपको मेमोरी में हार्ड डिस्क, ठीक है, डिवाइस, प्रिंटर, डी कंट्रोलर, डीसी और कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा अगर डिवाइस कंट्रोलर की बात करें तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी दो तरीके से आप इसको बना सकते हो, सेम फिगर है। ठीक है, अगला है कि हमारा जो सीपीयू है उसका मुख्य भाग क्या है, यानी प्रमुख भाग जो है वो क्या है। तो सीपीयू के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट संचालन को एग्जीक्यूट करता है। यानी हम जो भी इनपुट देते हैं उसको सीपीयू प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट देता है, यानी एएलयू पे आधारित जो भी हमारे पास वर्क होते हैं वो हमारा सीपीयू करके देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कोई इनपुट दिया, किसी डिवाइस से कुछ इनपुट दिया, लो हम माउस से दे दिए। ठीक है, माउस का इस्तेमाल करके हमने इनपुट दिया क्योंकि इनपुट में हमारा माउस, कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब हमारा वो जाएगा कहाँ पे? सीपीयू के अंदर। सीपीयू में हमारा क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारे पास एएलयू होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है, अगर मेमोरी में कुछ डेटा है या फिर हमें कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस करने हैं तो वो प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ हमारा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होने के बाद हमारा आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेन मेन जो पार्ट हैं इसके वो हैं क्या क्या? एक हमारा तो सीपीयू है ही, सीपीयू के अंदर हमारा है एएलयू और दूसरा हमारे पास है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर हम कोई भी डेटा है उसको स्टोर करके रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम एक दूसरे डेटा को भेजने के लिए, निर्देशित करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। एएलयू हमारा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कुछ मैथमेटिकल जो वर्क होते हैं उसको करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास सीपीयू के कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि हमारे पास मेमोरी यानी जो स्टोरेज यूनिट होती है वो, कंट्रोल यूनिट होता है और तीसरा हमारे पास एएलयू है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कंपोनेंट पूछे तो आप बता सकते हो, मेमोरी बता सकते हो, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सबसे पहले हम अगर मेमोरी की बात करें तो आप सभी को पता है कि मेमोरी हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप के हैं, यानी कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी इनबिल्ट होती है,
इसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटरनल मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। जैसे कि रजिस्टर, कैश, मेमोरी। ठीक है, तो रजिस्टर जो होता है और जो कैश मेमोरी होता है ये सब हमारा इंटरनल मेमोरी है। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी जो है कंप्यूटर से अलग स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जैसे डिस्क टॉप, यूएसबी, पेन ड्राइव। ठीक है, जो हम अलग से मेमोरी यूज करते हैं वो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है। तो यह इकाई जो है कंप्यूटर के सभी हिस्सों के संचालन को नियंत्रित करती है, लेकिन किसी भी वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को अंजाम नहीं होती। मतलब कहने का मतलब यह है कि कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जितने भी उसकी इकाई हैं, यानी सभी हिस्सों में जो संचालन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम यह कंप्यूटर अन्य इकाई के बीच डेटा और निर्देशों को ट्रांसफर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मान लो किसी को आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने में या फिर उसको भेजने में या इन सारी चीज़ों को करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज करते हैं। अगला हमारे पास कंपोनेंट था जो था एएलयू, यानी एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन, इसमें दो सेक्शन है। अर्थमेटिक सेक्शन की बात करें तो अर्थमेटिक सेक्शन का वर्क इसके अलावा जो हमारे पास घटाना होता है, गुणा होता है, विभाजन होता है, इन जैसे गणितीय काम को करने के लिए यूज किए जाते हैं। सभी जटिल ऑपरेशन उपरोक्त कार्यों का उपयोग करने के लिए अर्थमेटिक सेक्शन का यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन जो होता है उसमें हम घटाना, गुणा और भाग जैसे अंगणितीय संचालन करते हैं। साथ ही साथ सभी जटिल ऑपरेशन, यानी जितने भी इसमें हमें कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे को हम कार्यों को करने के लिए उपयोग कर सकते हैं लॉजिक सेक्शन का। ठीक है, अगला हमारा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जनरल रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को बताइए। तो सीपीयू संगठन में एक संचालक जो होता है रजिस्टर के बजाय कई सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के संगठन को सामान्य रजिस्टर आधारित सीपीयू संगठन के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपको रजिस्टर वगैरह पूछेगा तो आप इस तरह से बता दोगे। एडवांटेज ऑफ जनरल रजिस्टर बेस्ड, तो हमारा जो जनरल रजिस्टर है उसका एडवांटेज ये है कि सीपीयू की जो क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी होती है, वो बढ़ती है, क्योंकि इस संगठन में बड़ी संख्या में रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा एक अगला जो नाम है वो है स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। आपने अगर थर्ड सेमेस्टर में स्टैक क्यू पढ़ा है तो उसी आधारित पे हमारा ये सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्टैक आधारित सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करने वाले कंप्यूटर स्टैक डेटा संरचना पे आधारित होते हैं। डेटा स्टैक डेटा जो है शब्दों की एक सूची है या जो है लिफो एक्सेस विधि का उपयोग करती है। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे आधारित होता है स्टैक। इसमें हमें ऑपरेशन मिलते हैं, जो पुश ऑपरेशन मिलता है जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं या फिर जब भी हम कोई डेटा को इंसर्ट करते हैं अपने मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे हमारा पुश काम कर रहा होता है। और अगर हम कोई उसमें से डेटा को निकाल रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉप। ठीक है, तो ये हमारा पॉप कहलाता है, और हम यहाँ पे कोई इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा पुश कहलाता है। ठीक है, तो पुश जिसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, और पॉप का मतलब हो गया हम जब डेटा को निकालेंगे। ठीक है, इसमें से हम डेटा को निकाल कर इसमें हम रखेंगे, तो वो हमारा पुश पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तो इस हिसाब से हम अपना डेटा को अपने सीपीयू के अंदर, स्टैक सीपीयू के अंदर काम कराते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यह जटिल अंकगणितीय अभिव्यक्तियों का कुशल संगठन करता है। कहने का मतलब है कि इसमें मैथमेटिकल वर्क भी कर सकते हो। निर्देशित की लंबाई कम है क्योंकि पास के एड्रेस फील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के टाइप की अगर हम बात करें तो सिंगल एमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर,
स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 टाइप से हम अपना सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो अभी आपने जनरल रजिस्टर, स्टैक पढ़ लिया है और सिंगल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस एंड RISC इंस्ट्रक्शन, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है, स्टैक पे आधारित कंप्यूटर जो है वह इंस्ट्रक्शन में एड्रेस फील्ड का प्रयोग नहीं करता है। एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले रिवर्स जो प्लान्स नोटेशन होते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट फिक्स नोटेशन बोलते हैं, उसमें बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि स्टैक पे आधारित कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन से एड्रेस फील्ड का प्रयोग नहीं करता है। इसमें हम रिवर्स जो होते हैं, रिवर्स पोलिश नोटेशन यानी पोस्ट फिक्स नोटेशन में इसको चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x=a+b, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई c+d, तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें रिवर्स वर्ड में करना होगा, और इधर हमें ab+cd ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस और मल्टीप्लाई ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा काम करता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करिए तो यह डेटा मैनिपुलेशन के लिए इम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऑपरेंड में होता है जो दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर का मेमोरी लोकेट में होता है, ठीक है। तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का हम कोई डेटा मैनिपुलेट करना चाहते हैं, यानी कई सारी चीज़ों को मिलाकर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं वन एड्रेस का। टू एड्रेस की अगर हम बात करें तो टू एड्रेस ये सारे हमारे पास जितने भी है 1 2 3 जितने भी एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको तैयार कर लेना है। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कमर्शियल कंप्यूटर में किया जाता है, यानी जो हमारे पास कमर्शियल कंप्यूटर होते हैं उनमें हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दो एड्रेस को स्पेसिफाई किया जाता है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट को एमुलेट किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है, परंतु टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट को अलग अलग लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है RISC और CISD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लिखा भी है तो इसको भी नोट करेंगे। RISC और CISC पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। तो RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इस आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कि कंप्यूटर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सुलझा के उनके द्वारा एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन और सेट कंप्यूटर है, इसी से आप आंसर निकालोगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनको सुलझा के हमारे जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है यानी जो हमारा रन टाइम होता है उस रन टाइम को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं RISC यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसमें हम एग्जीक्यूशन में कम समय लगता है, ठीक है। इसका अगर आप रिसाइकिल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कुछ इस तरह से। ये हमारा RISC का रिसाइकिल है, जिसमें हमारा मशीन कोड इंस्ट्रक्शन देगा और हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। इसमें हमारा कम टाइम लगता है। जबकि अगर हम CISC की बात करें तो मशीन इंस्ट्रक्शन, इसके बाद माइक्रो कोड कन्वर्जन, इसके बाद फिर हमारा माइक्रो कन्वर्जन, इसके बाद हमारा इसी तरह से एग्जीक्यूशन लास्ट में, यानी इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगता है जो हमारा CISC होता है। अगर हमारा SC की बात करें तो इसमें कम टाइम लगता है, ठीक है। कैरेक्टर की बात करें तो इसमें हम सिंपल इंस्ट्रक्शन, हैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि इसमें हमारे कम टाइम लगते हैं, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। साथ ही साथ जटिल और कुशल मशीन निर्देशित यह मेमोरी प्रबंध के लिए व्यापक एड्रेस क्षमता को प्रदान करता है। RISC की बात करें तो प्रोसेस के साथ तुलना में अपेक्षा कम रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके फायदे हैं। CISC की बात करें तो CISC का फुल फॉर्म होता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी उसमें रिड्यूस हो रहा था, इसमें कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का मतलब होता है कि इसमें हमें जो हम इसमें काम करेंगे तो इसमें हमें टाइम लगेगा, यानी ये असेंबली लैंग्वेज
में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की आपूर्ति करता है। यह एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल रखता है और इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब वेरिएबल की लेंथ जो है इंस्ट्रक्शन होते हैं। और मल्टीपल एड्रेस मोड होते हैं, इसमें पाइपलाइन डिफ़िकल्ट होती है और इसमें माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हमारा CISC है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स या क्रिटिकल इंटरेक्शन सेट है। एडवांटेज यह है कि यह एक जटिल निर्देश के साथ काम करने में सक्षम है और हमारा ये आर्किटेक्चर मुख्य मेमोरी रैम की कुशलता से उपयोग करता है। ठीक है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की हेल्प से। तो दोनों में डिफरेंट भी आ सकता है कि CISC और RISC के अंदर क्या डिफरेंट है। सबसे मेन डिफरेंट हमने बताया थे कि RISC जो है रिड्यूस इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर होता है। CISC में मल्टीपल इंटरेक्शन साइकिल होती है, जबकि RISC में सिंगल इंटरेक्शन साइकिल होते हैं। इसमें हमारा CISC में वेरिएबल लेंथ इंटरेक्शन होते हैं, इसमें फिक्स लेंथ इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा RISC में कम टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मल्टीपल एड्रेसिंग मोड होते हैं, ये हमारा फ्यू एड्रेसिंग मोड होता है RISC के अंदर। माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल होता है CIS के अंदर, और हमारे पास FIS के अंदर होता है हार्डवेयर कंट्रोल। ठीक है, इसमें पाइपलाइन डिफ़िकल्ट होता है CIFS के अंदर, और पाइपलाइन काफ़ी सरल होती है। तो RISC में प्रति इंस्ट्रक्शन जो है 3 ऑपरेट अलाउ होते हैं, इसमें हमारा CIFS के केवल 1-2 ऑपरेट अलाउ होते हैं। तो ये मेन डिफरेंट था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इससे आप डिफिनेशन भी बता सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? तो एड्रेसिंग मोड जो है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में दो भाग में विभाजित होता है। पहला भाग जो होता है OP कोड, और दूसरा भाग होता है ऑपरेंड्स। ठीक है, OP कोड ऑपरेशन के प्रकार के बारे में बताता है, और ऑपरेंड्स जो है डेटा होता है जिसमें हम ऑपरेंड्स परफॉर्म होता है। वह विधि जिसके द्वारा ऑपरेंड्स एक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होता है एड्रेसिंग मोड कहलाता है। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड के अंदर दो टाइप के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, OP कोड, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड हमारा जो होता है वो एक प्रकार का डेटा होता है, जबकि OP की बात करें तो ये ऑपरेशन के प्रकार के बारे में बताता है। ठीक है, टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड की बात करें तो इसमें हमारा इमीडिएट मोड होता है, रजिस्टर मोड होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड होता है, ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इनडायरेक्टिंग एड्रेस मोड, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बेस्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, स्टैक एड्रेसिंग मोड। तो हमारे टोटल 10 मोड हैं, इन 10 का नाम आपको याद होना चाहिए। तो टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड ये एड्रेसिंग मोड आ सकता है। ठीक है, जैसे हमारा इमीडिएट मोड की बात करें तो इस मोड में हमें ऑपरेंड्स को निर्देश में यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल मोड जो है निर्देशिक में एड्रेस फील्ड के बजाय एक ऑपरेंड्स फील्ड करें। ठीक है, जिसमें हम ADD 7 जो कहते हैं वो हमारा एक सामग्री 7 यहाँ ऑपरेंड्स होते हैं। रजिस्टर मोड की बात करें तो यह मोड जो है ऑपरेट को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, और यह रजिस्टर CPU में मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है। इस मोड में निर्देशित निर्देश उस रजिस्टर का किया जाता है जिसकी सामग्री हमें ऑपरेट का एड्रेस होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो मेमोरी में है। इस प्रकार के रजिस्टर में ऑपरेट के बजाय ऑपरेट का एड्रेस होता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मोड कहलाता है। इसी तरह से ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड, और जितने भी हमने अभी तक पढ़े वो सारे के सारे मोड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका CPU डिजाइन। अब हमने अभी CPU ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, वो आप CPU डिजाइन के अंदर भी लिख सकते हो। CPU के मतलब हमने आपको बताया ही थे, यह एक निर्देशित को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU का नियंत्रण करने के लिए उचित अनुक्रम में आवश्यकता नियंत्रण सिग्नल उत्पन्न करना चाहता है, तो CPU डिजाइन किया जाता है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट के रूप में उचित अनुक्रम में नियंत्रित सिग्नल उत्पन्न करने के लिए दो दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है CPU डिजाइन के अंदर। ठीक है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये हमारा हार्डवेयर को एक स्टेट मशीन के रूप में देखा जा सकता है, जो हर घड़ी चक्र में एक स्टेट में चालू है, जो कि निर्देशित रजिस्टर स्थित कंडीशन को
और बाहरी इनपुट की सामग्री पे निर्भर करता है। ये हमारे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो स्टेट मशीन के समान नियंत्रित सिग्नल है और इस मशीन द्वारा किए गए ऑपरेशन का हमारा एक आर्गुमेंट तत्वों के वाइनिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है एक सिंगल सिग्नल जो निर्देशित एग्जीक्यूशन कंट्रोल के महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष रूप से डिजाइन किए गए हार्डवेयर टारगेट सर्किट द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि हम सर्किट संचालन के भौतिक परिवर्तन के बिना सिंगल जनरेट विधि को संशोधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेसन में बस इतना ही था। सेकेंड लेसन है हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें आपको सीपीयू से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। सीपीयू के डिजाइन के बारे में, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे चैप्टर है जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अपने मेमोरी मैनेजमेंट को किस तरह से करते हैं, हमारे मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, ये अब हमें जानने की ज़रूरत है। मेमोरी स्टोरेज की श्रेणियाँ। मेमोरी जो है वोलेटाइज और नॉन वोलेटाइज दो टाइप के होते हैं। वोलेटाइज मेमोरी जो होता है यह अपना डेटा को खो देते हैं जबकि बिजली बंद हो जाती है। मतलब जब बिजली बंद हो जाती है तो ये वोलेटाइज मेमोरी जो है डेटा अपना खो देते हैं। जबकि नॉन वोलेटाइज मेमोरी की बात करें तो ये एक अस्थाई भंडार है जिसमें बिजली बंद होने पर भी कोई डेटा नहीं खोता है। ठीक है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये दो टाइप के हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी को एक सेल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हमारा दिया है मेमोरी हायरार्की। ठीक है। मेमोरी हायरार्की क्या होता है, तो किसी कंप्यूटर में स्थित समस्त मेमोरी की क्षमता का हर मेमोरी अनुक्रम द्वारा पता लगा सके। कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन में मेमोरी हायरार्की को व्यवस्थित करने के लिए एक विधि है ताकि यह एक्सेस समय को कम कर सके। ठीक है। मेमोरी हायरार्की को एक प्रोग्राम व्यवहार के आधार पर विकसित किया गया था। अब हमारा जो मेमोरी हायरार्की है उसमें क्या होता है कि हम अपना जो डेटा है या जो भी हमारे पास उसके सिस्टम है उसको वन बाय वन करके हम अपने चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मेमोरी हायरार्की का यूज करते हैं। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। मेमोरी हायरार्की कुछ इस तरह से बनाया जाता है, यानी हम सबसे पहला लेबल चुनते हैं, उस लेबल के नीचे लेबल होते हैं, उस लेबल के नीचे लेबल होते हैं, इस तरह से लेबल होते हैं। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हायरार्की के बारे में पूछा जाता है ये। ठीक है। मेमोरी हायरार्की डिजाइन कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे होगे जीरो लेवल पे। जीरो लेवल पे बात करें तो हमारा होता है सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, जो कि बाइट में होता है। इसके बाद हमारे पास होता है केस मेमोरी जो स्टैटिक रैम होता है। इसमें हमारा केबी या एमबी यानी किलोबाइट और मेगाबाइट इसमें हमारा होता है। ये हमारा लेवल 2 में होता है। ठीक है। केस मेमोरी। थर्ड की बात करें तो मेन मेमोरी होता है जिसमें हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज कर रहे होते हैं और इसमें हमारा जीबी होता है यानी गीगाबाइट्स। ठीक है। इसी तरह से हमारा एसएसडी जीबी जो मैग्नेटिक डिस्क होता है। ठीक है। थर्ड लेसन पे। और फोर्थ की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टैप, ये हमारे पास अगला मेमोरी मैनेजमेंट है। ठीक है। इंक्रीमेंट इन कॉस्ट, इसमें काफ़ी सारे हमारे फ़ायदा भी होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास ऊपर जाएगा हमारे इंक्रीमेंट जो है कास्ट जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारा नीचे आएगा उसकी टाइम या फिर उसकी स्पेस की क्षमता बात करें तो वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है। सीपीयू रजिस्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा स्पेस घेरने का काम करता है या टाइम लेता है। धीरे धीरे हमारा कैश मेमोरी आया, इसमें भी हमारा कम टाइम लगता है। ठीक है। इस पर जीबी की बात करें तो कम टाइम लगता है। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंट है। मैग्नेटिक टैब जो है पेटाबाइट होता है। तो मेमोरी हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से की जाती है। हायरार्की का मतलब होता है कि हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम चीज़ों को एक श्रेणी के रूप में करते हैं। जैसे अगर हमारा ये पेरेंट है तो ये हमारे चाइल्ड होंगे, फिर इसके चाइल्ड होंगे, यानी एक एक सीपीयू को हम इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा हायरार्की कहलाता है। सबसे पहला हमारा है एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टैप, यानी पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस की तुलना जो प्रोसेस द्वारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के माध्यम से सुलभ है।
इंटरनल मेमोरी की बात करें या प्राइमरी मेमोरी की, तो यह मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, कंपाइलर प्रोसेस द्वारा सीधे सुलभ करते हैं। मेमोरी एक्सेस मोड मेथड, ठीक है, कई मेमोरी स्थानों का एक संग्रह है। किसी भी मेमोरी से डेटा एक्सेस करने के लिए पहले उसे स्थिर होना चाहिए और फिर डेटा को मेमोरी लोकेशन से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेन मेमोरी है, ठीक है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इस मेमोरी में प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का एक अनूठा एड्रेस होता है। इस विशिष्ट एड्रेस की विशिष्ट एड्रेस का उपयोग करके किसी भी क्रम में किसी भी मेमोरी लोकेशन को उसी समय तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अगला हमारे पास है रैम और रोम। हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेमोरी के बारे में ही पूरा देगा, ठीक है। तो रैम एंड रोम चिप की बात करें तो यह जो है सेंट्रल स्टोरेज यूनिट के रूप में कार्य करती है। यह एक अपेक्षाकृत बड़ी और तेज मेमोरी है जिसका उपयोग रन टाइम ऑपरेशन के दौरान प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रैम का फुल फॉर्म आपको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है। और रोम भी जो है हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट आपसे पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ अगर रैम की बात करें तो आप दो टाइप से दिखाओगे, एक हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक टेम्पोररी मेमोरी होती है और रोम जो है एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें अगर लाइन चली गई तो हमारी जो डेटा होता है इरेज हो जाता है, जबकि अगर रोम की बात करें तो ये इसमें हमारा डेटा इरेज नहीं होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। रैम के अंदर स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दो टाइप के रैम आते हैं। और अगर हम रोम की बात करें तो इसमें PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और हमारे पास EEPROM है यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये तीन टाइप के मेमोरी है। जो प्रोग्रामेबल मेमोरी होता है इसमें हम अपना जो मेमोरी लिखते हैं, जो हम अपना डेटा सेव करते हैं, इसमें हम इरेज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम डेटा इरेज नहीं कर सकते। EPROM की बात करें तो इसमें हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और EEPROM की बात करें तो इसमें होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें हम अपना जो डेटा इरेज करेंगे वो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से हम अपने डेटा को इरेज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ मेमोरी, इसके बारे में भी हमने बता दिए। तो उसी के बारे में हमारा एक एक करके दिया हुआ है कि हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले रैम दिया है। रैम में हमने क्या बताया कि रैम जो है वो रैम का दो टाइप है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो रैम हमारा एक टेम्पोरली मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि हमारे इसमें टेम्पोरली डेटा सेव होता है। अगर बिजली चली जाती है तो बिजली चलने के बाद हमारा जो डेटा होता है वो डिलीट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपको रोम के बारे में बताना है तो रोम हमारा एक परमानेंट मेमोरी होता है, जो कि इसमें हम अगर डेटा स्टोर करते हैं और बिजली चली जाती है तो हमारा कोई भी डेटा इरेज नहीं होगा। इसी तरह से टाइप ऑफ मेमोरी रोम की बात करें तो इसमें हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EPROM की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट में हमारा है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो पहले में हमने ये बताया थे आपको कि इसमें हम जो भी डेटा को इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा, ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसमें कोई भी इरेज नहीं कर सकते हो, यानी इरेजिंग नहीं होगी। और ई प्रोग्रामेबल का हम बात किए थे कि इसमें आप लोग डेटा को इरेज कर सकते हो, ठीक है। और EEPROM की बात किए थे तो इसमें हम जो भी डेटा को इरेज करेंगे वो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से करेंगे, ठीक है, मिटाया जा सकता है। डेटा को इलेक्ट्रिकल फील्ड लागू करके डेटा को मिटाया जा सकता है, राइट। तो रैम एंड रोम के अंदर क्या डिफरेंट है ये आपसे पूछा जाएगा, और मेमोरी के बारे में पूछी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो लॉजिकल से फिजिकल एड्रेसिंग में अनुवाद करने के लिए हम मेमोरी मैपिंग करते हैं। मेमोरी मैपिंग सुरक्षा में सहायता करता है, मेमोरी संसाधनों का बेहतर प्रबंध को समझ करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा दिया है लॉजिकल एड्रेस के लिए वर्चुअल एड्रेस मैपिंग, यानी हम लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए वर्चुअल एड्रेस मैपिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग जो है वाइडनिंग के एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस में मैपिंग
की प्रक्रिया है। एग्जीक्यूशन के दौरान फिजिकल एड्रेस सीपीयू द्वारा तैयार किया गया एड्रेस होता है, जबकि लॉजिकल एड्रेस मेमोरी यूनिट में सक्षम को संदर्भित करता है। एक एड्रेस जो है बाइंडिंग तीन अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। ठीक है, कंपाइलर समय, लोडेड समय, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो ये तीन टाइप से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है एमएमयू के बारे में। ठीक है, ये डायरेक्ट इतना पूछता है एमएमयू क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच रन टाइम हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा की जाती है, जिसे एमएमयू के नाम से जानते हैं। यानी हमारा जो वर्चुअल एड्रेसिंग होगी और फिजिकल एड्रेसिंग होगी, इनके बीच जो हमारा रन टाइम हार्डवेयर डिवाइस द्वारा की जाएगी, वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहलाती है। डिस्क एंड मेमोरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो समानता प्रक्रिया यह है कि प्रक्रिया के इनपुट कतार से चुना गया और मेमोरी में लोड किया जाता है। जैसे प्रक्रिया निष्पादित होती है, यह डेटा और निर्देशों के मध्य से एक्सेस करता है। ठीक है, आप एमएमयू के कुछ इस तरह से बना सकते हो। ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा रजिस्टर है जिसमें हम लॉजिकल एड्रेस को पास कर रहे हैं। ये हमारा फिजिकल एड्रेस है, ये हमारा मेमोरी है। तो इसमें हमारा लॉजिकल एड्रेस ही 346 है, इसमें हमारा 14,000 है। टोटल दोनों जोड़ दोगे फिजिकल एड्रेसिंग में, तो हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में 14,346 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अगला मैग्नेटिक डिस्क वगैरह के बारे में पूछ सकता है कि मैग्नेटिक डिस्क किस तरह से बनता है और क्या होता है। तो मेमोरी का पूरा एलोकेट किया गया है एक एक करके कि कैश मेमोरी क्या होते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में हमने बता ही दिए कि वर्चुअल मेमोरी जो हमारा होता है वो एक परमानेंट मेमोरी नहीं होता। वर्चुअल मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसमें हम डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसी तरह से हमने नॉन वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी बात किया था। ठीक है, तो मेमोरी से रिलेटेड सारी चीज़ें सेकेंड लेसन के अंदर है। अब हमारा थर्ड लेसन है। ठीक है, थर्ड लेसन जो है हमारा, उसमें हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे थर्ड लेसन से अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ लेना सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दूसरा लेसन आपको पढ़ना है मेमोरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम सीपीयू के अंदर ही मेमोरी वगैरह का यूज करते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले सीपीयू के बारे में हम लोग जान लिए कि सीपीयू हमारा टोटली एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कह सकते हैं कंप्यूटर का एक मस्तिष्क जैसे वर्क करता है। ठीक है।